अब मैं ना क्लास भी शुरू कर रहा हूँ। बुक नजर आ रहा है आपको? ठीक है। तो ये जो आज हम किताब पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं कानून शहादत ऑर्डर। ठीक है, कानून शहादत ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, और ये आप डेट हमेशा याद याद रखेंगी। ये जो 28 अक्टूबर तो ये बना था 28 अक्टूबर 1984 पे ये कानून बना था। ठीक है, तो जब हाँ ये डेट आपको याद रखनी है। ये सवाल आए उसमें लिखा हुआ, उसमें ये पूछा जाए कि भाई ये कानून शहादत कब बना था, तो आपको याद होना चाहिए कि 28 अक्टूबर 1984 में ये बना था। और दूसरा इसमें ये है कि आपको ये भी याद रखना है कि भाई अगर पूछते हैं कि ये इस कानून का नंबर क्या है, तो ये वाली जो नंबर है ना 10 ऑफ 1984, ये भी कभी कभी सवाल आ सकता है कि भाई ये 10 ऑफ 1984 है। कानून का नंबर क्या है? 10 किस साल का है? 1984 का। आर्टिकल 1 जैसे हमने सीपीसी में सेक्शन 1 पढ़ा था, इसमें आर्टिकल 1 है जो डील करता है शोर टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, शोर टाइटल हमेशा ये बुक का नाम बताता है कि भाई इस बुक का नाम क्या है। एक्सटेंट में बताता है कि भाई ये कहाँ कहाँ लागू है, और कमेंसमेंट में बताता है कि भाई कब से लागू है, किस डेट से लागू है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। इसका सब आर्टिकल 1 जो है वो कहता है दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड कानून शहादत ऑर्डर। अब ये शोर टाइटल है। शोर टाइटल क्या कहता है कि भाई ये इसका नाम, इस बुक का नाम कानून शहादत ऑर्डर 1984 है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एक्सटेंट के भाई ये कहाँ कहाँ लागू है। तो वो ये सब सब आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। ये कहता है it extends to the whole of Pakistan and applies to all judicial proceedings in or before any court, including court martials, tribunals, or other authority exercising judicial or quasi-judicial powers or jurisdiction, but does not apply to the proceedings before an arbitrator. ये कहता है कि भाई ये जो कानून है ये पूरे पाकिस्तान में लागू है। पाकिस्तान में लागू होने के बावजूद ये जितनी भी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल मार्शल कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स जितनी भी हैं, उन सब के ऊपर ये लागू है। पर अगर ये लागू नहीं है, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, बट डज नॉट अप्लाई बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ये कहता है कि आर्बिट्रेटर की जो कोर्ट होती है ना, आर्बिट्रेटर साहब की, वहां ये नहीं लागू होता। क्यूएसओ वहां लागू नहीं होता, उसके अलावा हर जगह लागू होता है। पूरे पाकिस्तान में लागू है, और हर कोर्ट मार्शल, ठीक है, सिविल कोर्ट हो, जुडिशियल कोर्ट हो, क्वासी जुडिशियल कोर्ट हो, कोई भी ट्राइब्यूनल हो, हर जगह ये लागू है। ठीक, तो आर्बिट्रेटर भी ऐसा ही होता है। जैसे कोर्ट में एक जज होता है ना, ऐसे ही आर्बिट्रेटर भी एक जज होता है जो अनफॉर्मल फॉर्मल होता है। ठीक है, जैसे जज एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में होता है, उसका टाइम होता है आना जाना, ठीक है, वो बिल्कुल ही प्रोफेशनली आता है। जो आर्बिट्रेटर होता है वो एक फॉर्मल लिटिगेशन होती है। लेकिन अगर कोई भी आपका और मेरा फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर हमने लिखा है, कोई भी ऐसी शिक है कि हम कभी भी हमारे दरमियान कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ, तो हम कभी भी कोर्ट नहीं जाएंगे, हम किसी आर्बिट्रेटर, हम दोनों का डिसाइड किया हुआ एक शख्स होता है जो हम दोनों के झगड़ों को रिजॉल्व करता है, उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का भी काम एक जज की तरह होता है, दोनों पार्टीज को सुनता है और बाद में अपना फैसला देता है। लेकिन ये आर्बिट्रेटर एक कोर्ट नहीं होती है। ये दोनों पार्टी डिसाइड करती हैं कि हम फलां के पास से हम अपना फैसला लेके जाएंगे, जो कि कोर्ट नहीं होगी। कोई भी एक शख्स होगा जो एक क्वालिफाइड पर्सन होगा, उसको एज अ आर्बिट्रेटर हम सेलेक्ट करेंगे और उसी से ही फैसला करवाएंगे। ठीक है, हाँ, रिटायर्ड जजेस होते हैं, सीनियर वकला वगैरह होते हैं, कोई भी होता है जो कानून ऑब्वियसली जाने, जिसको कानून का पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा शख्स ना हो जिसको कानून का पता नहीं है, वो तो फैसला तो कर देगा लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं करेगा। जो आर्बिट्रेटर होता है वो अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला करेगा, इसीलिए उसको या तो कोई रिटायर्ड जज हो या कोई सीनियर वकील हो, ये बेस्ट रहता है। छोड़ के जहन में रखिएगा, ये सवाल अक्सर आ जाता है कि भाई क्यूएसओ जो है वो आर्बिट्रेटर के सामने लागू है या नहीं लागू है, तो ये आपको जहन में रखना है कि लागू नहीं है। अक्सर ये भी सवाल आ जाता है कि क्या क्यूएसओ कोर्ट मार्शल ट्राइब्यूनल्स के सामने लागू है या नहीं लागू है, तो ये आपको याद रखना है कि वहां लागू जरूर है। बस एक चीज के सामने, आर्बिट्रेटर के सामने लागू नहीं है, बाकी हर जगह लागू है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं सब आर्टिकल 3। ये कमेंसमेंट का लिखेगा कि भाई ये कब से लागू है।
तो ये कहता है इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। एट वंस का मतलब होता है फौरन। वो ये कहता है कि ये फौरन ही लागू हो जाएगा। अब फौरन ही कैसे लागू होगा? फौरन यानी कि एट वंस यानी फौरन, उसी वक्त। ठीक है, अब उसी किसी वक्त भाई, ये कैसे पता चलेगा कि किस वक्त ये लागू होगा? आप में से कोई बताएगा? 28 अक्टूबर 1984 को क्या हुआ था? नहीं, बना था। ठीक है, 28 अक्टूबर 1984 को। हाँ, लागू के लिए ये सब आर्टिकल 3 में कह रहा कि फौरन लागू हो जाएगा। अब इसका मतलब 28 अक्टूबर 1984 उसी दिन ये लागू भी हो गया। सब आर्टिकल 3 का मतलब यही है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी जब बना उसी डेट से लागू हो गया। ठीक है, आर्टिकल 2 के ऊपर। ठीक है, अब आर्टिकल 2 जो है ना, ये डील करता है इंटरप्रिटेशन के साथ। इंटरप्रिटेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इंटरप्रिटेशन, जैसे हमने सीपीसी में सब सेक्शन 2 पढ़ा था ना, डेफिनेशन। हाँ, तो ये जो सब आर्टिकल आर्टिकल 2 है ना, ये भी डील करता है इंटरप्रिटेशन। इसका भी सेम मतलब है जो डेफिनेशंस का मतलब है। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? वजाहत। इंटरप्रिटेशन का भी मतलब है वजाहत। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स ये बताएंगे, जो वर्ड्स का यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है और हमें भी वही मीनिंग याद रखनी है। पहले सब आर्टिकल 2 में इंटरप्रिटेशन है, उसके सब आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इन दिस ऑर्डर अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट ए। अब ए जो है ना, ये आपको याद रखना है। ए डील करता है कोर्ट। कोर्ट इंक्लूड्स जज एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्संस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। यहाँ पे भी देखो, जज से आर्बिट्रेटर को जुदा किया है, अलग किया है। ये कहता है कोर्ट का मतलब है कि जितने भी जजेस और मैजिस्ट्रेट्स हैं, जहां पे वो लीगली अथोराइज होके बैठ के एविडेंस लेते हैं, वो सारी वो कोर्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को निकाल के आर्बिट्रेटर की कोर्ट यहाँ कोर्ट नहीं है। बाकी जजेस और मैजिस्ट्रेट की जितनी भी कोर्ट्स हैं जहां वो बैठ के एविडेंस लेते हैं, उसको कोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बी के ऊपर। बी कहता है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, तो आपको जहन में रखना है कि भाई ए में कोर्ट है, बी में जो है डॉक्यूमेंट है। अब ये कहता है मींस एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब ऑन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स और फिगर्स। ये कहता है डॉक्यूमेंट। अब मैं आपको एक बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, आप मुझे बताएं कि वो डॉक्यूमेंट है या नहीं है। ठीक है, सही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पत्थर है हाथ में। ठीक है, जो पत्थर होते हैं ना, हम ऑफिस में अक्सर उनके ऊपर रखते हैं, पेपर वेट जिसको कहते हैं। ठीक है, मार्बल्स के, इन चीजों के वो बने हुए पत्थर होते हैं। तो मेरे पास इस वक्त मेरे हाथ में सच में वो एक ऐसा पत्थर है। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक कोई ब्लेड वगैरह भी है, मैं उस पे खरोच खरोच के उस पे मैं कोई चीज लिखता हूँ। ठीक है, क्या अब ये पत्थर डॉक्यूमेंट हो गया या नहीं हुआ? हाँ, डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, शाबाश। अब ये डॉक्यूमेंट की भी देखें, अभी डेफिनेशन क्या कहता है, मींस एनी मैटर। अब ये कहता है कोई भी चीज हो जो एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स और फिगर्स। ये कहता है लेटर्स कोई लिखा हुआ हो, फिगर्स यानी 1 2 3 4 लेटर्स यानी ABCD। इन चीजों, अगर किसी भी चीज के ऊपर, ऐसे किसी चीज के ऊपर कोई चीज लिखी हुई है, यानी कोई भी मैटर है। ठीक है, यानी कोई भी किसी चीज में लिखता हूँ, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर ऊपर। अब सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, मेरा ये पत्थर हो सकता है, मेरे मेरी दीवार, दरख्त, कुछ भी हो सकते हैं, जहां पे मैं इंग्रेव करूं, लिखूं, उस पे खरोच के उस पे कोई भी चीज में लिखूंगा लेटर्स या फिगर्स के साथ, तो वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बस अब ये याद आपको रखना है कि आर्टिकल 2 जो है उस पे डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, उसके ए में कोर्ट है, बी में डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं सी में। ठीक है, अब जो ये सी है, ये डील करता है हमारा डेफिनेशन के साथ। ओ सॉरी, एविडेंस के साथ। एविडेंस, एविडेंस क्या होता है?
एविडेंस हर ऐसा कोई एविडेंस जो किसी डॉक्यूमेंट की सूरत में हो या ऑरल हमारा स्टेटमेंट हो, उसको हम एविडेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें वन जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिशन रिक्वायर्स बी मेड बिफोर बाय विटनेसेस। जितनी भी स्टेटमेंट है, जो भी हम बोलते हैं कोर्ट में अंडर ओथ, तो अभी पहले हम ये जो टिक किया हुआ है ना स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट जो भी कोर्ट में वगैरह स्टेटमेंट हम देते हैं या कोर्ट हमें परमिट करती है कि भाई, या रिक्वायर करती है कि भाई ये स्टेटमेंट आप दो, उसको भी एविडेंस कहते हैं। और दूसरा है ये डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं इंस्पेक्शन के लिए या कोर्ट को दिखाने के लिए अपने एविडेंस में प्रोड्यूस करते हैं, उसको भी एविडेंस कहते हैं। ठीक है, अब जो आर्टिकल 2 है ना, उसके 2C में आपको याद रखना है कि एविडेंस है। ठीक है, अभी आ जाते हैं 2D, ये है फैक्ट। फैक्ट का मतलब है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस इज अ फैक्ट। ठीक है, फैक्ट क्या है? हर वो चीज फैक्ट से फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो फैक्ट है। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है? 2D में याद करना है कि फैक्ट है। ठीक है, या तो ये जो पहली डेफिनेशन है ना, ये जो मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये डेफिनेशन एज इट इज आ जाती है, या तो ये 2D आ जाता है, पूछते हैं कि भाई ये फैक्ट क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये आखिरी आर्टिकल आज का पढ़ा रहा हूं, आर्टिकल 3। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, अब ये जो आर्टिकल 3 है ना, हाँ, अब आर्टिकल 3 जो है ये कहता है हु में टेस्टिफाई, कि भाई गवाही कोर्ट में कौन दे सकता है। ठीक है, इसको मैं जल्दी से पढ़ के मैं आपको बताता हूं कि गवाही कोर्ट में कौन कौन दे सकता है। ठीक है, ये कहता है पर ऑल पर्सन शेल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind। अब ये कहता है कि भाई को हर शख्स, ख्वाह वो छोटा हो, बड़ा हो, ज्यादा उम्र का हो, लेकिन वो गवाही दे सकता है। ठीक है, ये मैं साथ साथ बता दूं कि अगर कोई अनसाउंड माइंड है वो भी गवाही दे सकता है। ठीक है, लेकिन क्या इसमें एक्सेप्शंस है? अगर बच्चा है तो वो भी ये कानून कहता है गवाही दे सकता है, अगर उससे कोई भी सवाल पूछा जाए, अगर वो उसका रैशनल आंसर दे, यानी जो सवाल पूछा जाए वही जवाब दे, साफ साफ और इंटेलिजेंट उसका आंसर दे। यानी फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी बच्चे से पूछता हूँ बेटा आपका नाम क्या है, वो आगे से मुझे जवाब देता है मम्मा पापा, तो यानी उसकी गवाही कबूल नहीं है। अगर मैं उससे पूछता हूँ बेटा आपका नाम क्या है, वो मुड़ के मुझे जवाब देता है कि अंकल मेरा नाम इंसाफ अली है, तो मैं समझूंगा इसने मुझे सही जवाब दिया। ऐसे ही मैं उससे जितने सवाल पूछता जाऊंगा कि बेटा आपने क्या देखा, आपने उस वक्त आप कहाँ थे, अगर वो सही सही जवाब दे रहा है तो उसकी गवाही काबिल कबूल है। ऐसे ही लिखा हुआ है कि अगर ओल्ड एज है, कोई बीमार है, डिजीज है, कुछ भी है, ठीक है, अगर वो अपने सही जवाब दे रहा है, बेहोश भी क्यों नहीं, अगर बेहोशी की हालत में या एक्सट्रीम इंजर्ड है, लेकिन वो सवालों के जवाब सही दे रहा है, तो उसकी गवाही काबिल कबूल है। ठीक है, आगे ये प्रोवाइजो में दिया गया है कि अगर कोई शख्स, अच्छा अभी मीटिंग भी हमारी खत्म होने वाली है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स अनसाउंड माइंड है, पागल है, लेकिन जिस वक्त उसकी गवाही चल रही है उस वक्त वो अपने सेंसेस में है और सवालों के सही जवाब दे रहा है, तो उसकी भी गवाही काबिल कबूल है। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल 3 है ना, हु में टेस्टिफाई, कौन कौन हाँ बेटा बोले। हाँ, तो बस इंशाल्लाह आज की क्लास तक ये था।